हेलो स्टूडेंट्स। इन द लास्ट लेक्चर हमने बात की थी कन्फेशन के बारे में। हमने देखा था कि सेक्शन 22 से लेके सेक्शन 24 तक कैसे कन्फेशंस को बीएसए ने डील किया है। हमने देखा था कि बीएसए में और इंडियन एविडेंस एक्ट में क्या चेंजेस आए थे। एक सेक्शन 22 में वर्ड कोर्जन को ऐड कर दिया गया था। हमने देखा कि कैसे कोर्जन और थ्रेट कैसे डिफरेंट वर्ड्स हैं। कोर्जन इज अ जीनस वर्ड, राइट। तो लेजिस्लेचर का मेन इंटेंट इसके पीछे यही था कि ऑल पॉसिबल जो चीजें हैं जो एक किसी पर्सन के वॉलेंटरीनेस को इफेक्ट करती हैं वो इसमें वो इसमें कवर हो जाएं। तो इसलिए वर्ड कोर्जन को ऐड किया गया, राइट। इसके बाद हमने बात की थी कि हु इज अ पुलिस ऑफिसर। हमने एक केस लॉ में देखा था, इवन इन द केस लॉ ऑफ तूफान सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु 2020 सुप्रीम कोर्ट, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हु इज अ पुलिस ऑफिसर, कि जो इंसान इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। हु इज अ पुलिस ऑफिसर जो इन्वेस्टिगेशन कर सकता है एंड जो पुलिस रिपोर्ट अंडर सेक्शन 173 ऑफ 3 ऑफ सीआरपीसी, और अभी जो है सेक्शन 193 ऑफ बीएनएसएस, जो ये दो काम कर सकता है, दैट पर्सन वुड बी द पुलिस ऑफिसर विद रिगार्ड टू द बीएनएसएस। हमारा जो क्रिमिनल लॉ है उसके रिगार्ड में वो पुलिस ऑफिसर होगा। हमने देखा था कि एनडीपीएस ऑफिसर्स 2020 से पहले इन्हें की गई कन्फेशन को हम एडमिसिबल मानते थे। हम सेक्शन 25, जो अभी सेक्शन 23 है, हम उसका बार नहीं लगाते थे। बट आफ्टर द केस लॉ ऑफ तूफान सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु 2020, नाउ फॉर द पर्पसेस ऑफ एविडेंस लॉ, ठीक है, तो इनको दी गई कन्फेशन इस सेक्शन से हिट होगी, राइट। सो एनडीपीएस ऑफिसर्स को दी गई कन्फेशन एडमिसिबल नहीं होगी। बट जहां हम बात करते हैं कस्टम ऑफिसर्स की, सो दे आर नॉट द पुलिस ऑफिसर्स, उन्हें दी गई कन्फेशन रेलिवेंट एंड एडमिसिबल दोनों होगी, राइट। उसके बारे में हमने बात किया था एक्यूज के बारे में, कि कौन एक्यूज। एक्यूज के बारे में हमने बात की थी ना, कि जो एक्यूज पर्सन है, कि चाहे एफआईआर होने से पहले भी अगर उस पर्सन ने आके कोई कन्फेशन दी है, ठीक है, तो हम एक्यूज पर्सन को उसका वाइडर इंटरप्रिटेशन करेंगे और उससे भी डीम्ड एक्यूज उसको मानेंगे, राइट। जहाँ जहाँ पे हमने कन्फेशनल एफआईआर की बात की थी, अगर कोई कन्फेशनल एफआईआर कोई एक्यूज पर्सन आके करता है, चाहे वो सेक्शन 25 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट और सेक्शन 23 ऑफ बीएसए भारतीय साक्ष्य अधिनियम उससे इफेक्टेड है, अगर वो कोई पर्सन कन्फेशनल एफआईआर देता है आके कि हाँ जी सर, ये मुझसे खून हो गया, ये लो मेरी गन, मैं अपनी कन्फेशन करना चाहता हूँ और एफआईआर आप लिखो, है ना, मेरे खिलाफ ही लिखो एफआईआर। चाहे ये स्टेटमेंट इससे बाहर है, बट हमने बात की थी, तो वो स्टेटमेंट कहाँ रेलिवेंट होगी, एज एन कंडक्ट अंडर सेक्शन 6 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम एंड सेक्शन 8 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, राइट। तो वो सेक्शन 23 तो उसे बीएसए का बार कर रहा है, बट वो कहाँ पे रेलिवेंट हो जाएगी, एज एन कंडक्ट, राइट। उसके बाद हमने बात की थी सेक्शन 22 में, हमने देखा था कि चाहे आपसे कन्फेशन किसी भी वे से ली गई है, चाहे आपके ऊपर कोई डिसेप्शन खेल के, चाहे आपके साथ कोई सीक्रेसी का प्रोमिस करके, या आपके साथ कोई चाहे आप इंटॉक्सिकेटेड स्टेज में हो, यहाँ पे जो वर्ड ड्रंक वर्ड यूज है, इट इज नॉट लिमिटेड टू ओनली अल्कोहल। इट इज नॉट लिमिटेड टू अल्कोहल। चाहे आपको कुछ और पदार्थ, कोई ऐसा कोई प्रोडक्ट देके कि आप अपने कॉन्शियस स्टेज में नहीं हो। हमने एक बात की थी ना, सिगमंड फ्यूड ने कहा था कि माइंड के 3 एलिमेंट्स हैं, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस। कि जहां आप कोई कन्फेशन की कोई चीज ऐसी खा के आप कॉन्शियस स्टेज में आप नहीं हो, ठीक है, सो
उसमें भी ये चीजें कवर होंगी। सो चाहे वर्ड यहाँ पे ड्रंक वर्ड लिखा है, इट इज नॉट लिमिटेड टू अल्कोहल ओनली। ओके। तो उसके बाद हमने बात की थी नोट वारंट के बारे में। हमने देखा था कि इट इज नॉट एप्लीकेबल ऑन द जुडिशियल कन्फेशंस, जो कन्फेशनल्स सेक्शन 183 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS में हो रही हैं, ठीक है, तो उसके ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं होगा। ये हमें किसने बताया था? सिंगाड़ा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में 1964 सुप्रीम कोर्ट। राइट। तो इसमें तो इसका क्या मतलब था कि सेक्शन 183 सबसेक्शन 2 ऑफ BNSS विल ओवरराइड द सेक्शन 22 प्रोवाइजो 2। राइट। उसके बाद हमने बात किया था कि सेक्शन 23 का सबसेक्शन 2 में कि अनलेस इट इज मेड इन इमीडिएट प्रेजेंस ऑफ द मैजिस्ट्रेट, कि अगर कोई कन्फेशन मैजिस्ट्रेट को दी गई है देन ओनली दैट वुड बी एडमिसिबल, चाहे पुलिस उसके आसपास भी थी। राइट। जनरली क्या होता है, जब भी कोई अपना एक्यूज पर्सन ने कोई कन्फेशन करनी होती है, तो प्रैक्टिकली क्या होता है कि जो जब भी 164 ऑफ BCRPC एंड नाउ 183 BNSS, राइट, जब भी इसकी स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड होती हैं, तो कोर्ट क्या करता है, जज क्या करता है कि जो भी पर्सन रेलिवेंट वहां पे खड़े हैं, कोर्ट में खड़े हैं, उन सभी को बाहर कहने के लिए भेज देता है, भी उनको कोर्ट के बाहर भेज देता है। ठीक है। तो उस कोर्ट रूम में कौन कौन होता है? एक तो अपने जज साहब होते हैं, एक अपने PP साहब हो सकते हैं, एक एक्यूज्ड पर्सन जो कन्फेशन दे रहे हैं वो हो सकता है, और इसका एडवोकेट भी हो सकता है। इसके अलावा कोर्ट को भी पुलिस ऑफिसर को उस कोर्ट की प्रेमिसेस में अलाउ नहीं करती। राइट। जब भी 183 की स्टेटमेंट से या कन्फेशन रिकॉर्ड होता है। राइट। तो हमने देखा था कि यहाँ पे मैजिस्ट्रेट का मतलब है जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। अगर वो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को कोई कन्फेशन दे रहे हैं, तो वो एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन ही मानी जाएगी। इट इज नॉट द जुडिशियल कन्फेशन। सो चाहे वर्ड यहाँ पे मैजिस्ट्रेट लिखा है, तो इसका मतलब है जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, नॉट एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट। राइट। हमने यहाँ तक लास्ट लेक्चर में कर लिया था। आज हम इसके आगे बात करते हैं सेक्शन 23 सबसेक्शन 2 का प्रोवाइसो, विच इज मोस्ट इम्पोर्टेंट इन द सेक्शन ऑफ द इन द टॉपिक ऑफ द कन्फेशन। इसके ऊपर हमेशा क्वेश्चंस आते हैं, हमेशा इसके ऊपर स्टूडेंट्स को पजल होता है, कंफ्यूजन होती है। तो राइट, तो इसके ऊपर हमेशा प्रेपोजिशन वाले क्वेश्चन आ जाते हैं। सॉरी। सो सेक्शन 23 सबसेक्शन 2 का अप्रोवाइजो। राइट। अब हम बात करते हैं। हाँ जी। प्रोवाइडेड दैट, हमने बात की थी कि प्रोवाइडेड एक किसी भी प्रोवाइजो का क्या मतलब होता है? मींस कि वो कोई एक्सेप्शन है। जनरली क्या होते हैं कि वो कुछ मतलब प्रोवाइडेड दैट ये चीजें हो, ठीक है, ये चीजें ना हो, ठीक है ना। तो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। सो हमेशा, सो इट मीन्स प्रोवाइडेड दैट, ये सबसे अच्छा क्या किया है अभी लेक्चर ने, BSc में ना सेक्शंस को अच्छे से इन्होंने रीअरेंज किए हैं। लाइक जैसे ये पहले सेक्शंस थे 25, 26, 27, जो हम सेक्शन 23 में बात कर रहे हैं, सब सेक्शन 1, सब सेक्शन 2 और प्रोवाइजो। ठीक है। तो उसके ऊपर भी जजमेंट है कि सर भी जो सेक्शन हमारा 27 है, इट इज द एक्सेप्शन। तो अभी ये क्लियर ही हो गया हमारे पास। ठीक है। तो प्रोवाइडेड दैट इट मींस इट इज एक्सेप्शन टू द सबसेक्शन 2। राइट। when any fact is deposed, it means जब कोई भी फैक्ट कोर्ट को, डिपोज मीन्स कि ऑन कोर्ट में ऑन ओथ आके अगर आप कोई भी स्टेटमेंट दे रहे हो, उसको हम कहते हैं डिपोज करना।
when any fact is disposed to as discovered। ठीक है जी। in consequences of the information received from a person accused of any offense। for example, accused person ने पुलिस ऑफिसर को इंफॉर्मेशन दी कि जिस के साथ मैंने जिस इंस्ट्रूमेंट के साथ या जिस मटेरियल के साथ मैंने मर्डर किया था, डेट नाइफ और गन इज अंडर माय बेड, या वो किसी पेड़ के नीचे गड़ी है, या मैंने उसको वहां पे फेंका है, या मैंने उसको वहां पे छुपाया है, मतलब किसी सीक्रेट प्लेस पे उसको मैंने छुपाया है, राइट। तो इसमें आप देखो, प्रोवाइडेड दैट एनी फैक्ट इज डिस्पोज टू बी डिस्कवर्ड। वर्ड क्या रिटर्न है? डिस्कवर्ड, नॉट रिकवर। रिकवर इट मीन्स सेक्शन, जो ये हमारा प्रोवाइजो है, इट टॉक्स अबाउट द डिस्कवरी ऑफ फैक्ट। डिस्कवरी ऑफ फैक्ट, राइट, नॉट द रिकवरी ऑफ थिंग, राइट। इट मीन्स कि एक्यूज ने कहा कि जिससे मैंने खून किया है वो चाकू उस पेड़ के नीचे मैंने गाड़ दिया, वो वहां पड़ा है। सो पुलिस ऑफिसर्स ने उस चाकू को निकाल लिया, तो वो जो वो चाकू है, ठीक है, डेट इज रिकवरी। बट इसमें डिस्कवरी क्या है कि उस पर्सन को नॉलेज थी कि वो वहां पे पड़ा है, सिर्फ उसी पर्सन को नॉलेज थी कि वो चाकू वहां पे गड़ा है, राइट। सो हम बात करते हैं, तो आपसे कभी भी पूछें कि सेक्शन जो हमारा 23 का जो ये प्रोवाइजो है, ये किसके बारे में बात करता है? डिस्कवरी ऑफ फैक्ट, नॉट द रिकवरी ऑफ अ थिंग, राइट। अभी क्या होता है कई बार, अ, कोई ऐसी स्टेटमेंट है, मैंने कहा इन द केस ऑफ कर्नाटका, स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस डेविड रोजारिया, 2002 सुप्रीम कोर्ट। इसमें इसमें क्या चीज थी? अगर मैं ये कह रहा हूं कि जो वो चाकू, जिस चाकू से मर्डर किया था, ठीक है, इस केस में क्या था कि इसमें आपको अच्छे से डिफरेंस बताया गया था कि अगर मैं ये चीज कह रहा हूँ कि जो वो नाइफ था जिससे मैंने मर्डर किया था वो मेरी रूफ पे पड़ा है, कि उसको मैं आपको कंसीव करवा सकता हूँ कि जो मैंने चाकू छिपाया था उसको मैं आपको ढूंढवा सकता हूँ, राइट। अगर मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जिस चाकू को मैंने छिपाया था उसको मैं रिकवर करवा सकता हूँ, इट इज नॉट कवर्ड। तो ये हमारी कुछ ऐसी, क्योंकि इसमें लिखा ना डिस्कवर्ड इन कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, बट अगर मैं ये कह रहा हूँ कि वो एक छत के ऊपर पड़ा था, देन ओनली वो इसमें आएगी। अगर मैं सिर्फ एक स्टेटमेंट दे रहा हूँ कि भी मेरे को पता भी चाकू कहाँ है, तो इसका तो कोई मतलब रेलिवेंसी नहीं है, कि इसमें तो कुछ हमें कुछ निकल के नहीं आ रहा। बट क्या चीज़ है कि जहाँ पे आप ऐसी इंफॉर्मेशन दे रहे हो कि भी जो वो चाकू था वो रूफ के ऊपर था, डेट इज द डिस्कवरी ऑफ द फैक्ट, राइट। तो इसमें क्या चीज़ होती है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपको ये पता होता है कि नॉलेज सिर्फ वो आपको होनी चाहिए। इट मीन्स कि अगर आप ये कह रहे हो कि जिससे मैंने मर्डर किया था वो एक पब्लिक प्लेस पे जो टेबल है, टेबल के ऊपर वो नाइफ पड़ा है, सो वो चीज इसमें कवर नहीं होगी। इट मीन्स वो किसी सीक्रेट प्लेस पे पड़ा हो और उसकी नॉलेज सिर्फ उसी पर्सन को हो, मीन्स एक्सक्लूसिव नॉलेज हो। इट मीन्स
एक्सक्लूसिव नॉलेज सिर्फ उसी पर्सन को हो, एंड वो पब्लिक एट लार्ज के लिए ओपन ना चीज हो। इट मीन्स कि अगर मैं कह रहा हूँ, बिकॉज ऐसा होता है ना कि हम, मैं फॉर एग्जांपल, आप अपने माइंड अप्लाई कीजिए कि आप प्रोसिक्यूशन के आप एडवोकेट हो, तो आप क्या कहोगे कि सर जो जिस वेपन से कोई मर्डर हुआ था, ठीक है, वो हमें नहीं मिल रहा, ठीक है, तो उसकी नॉलेज सिर्फ इसी पर्सन को है। अगर उसकी नॉलेज सभी पर्सन को हो, भी वो चाकू तो जी वहां पड़ा था, तो हम एक्यूज पर्सन से उसको कैसे लिंक करेंगे? तो उसको लिंक हम कैसे करेंगे, कब करेंगे कि जब सिर्फ उसी पर्सन को नॉलेज हो, राइट? तो हमारे पास ये, हमें ना प्रैक्टिकली सोचना है कि आप एडवोकेट हो, तो आप एक्यूज को उस वेपन से कैसे कनेक्ट करोगे कि सिर्फ नॉलेज उसी पर्सन को थी, इट मीन्स वो उसी ने छिपाया था, उसी ने छिपाया था मीन्स उसका कुछ ना कुछ रोल है, राइट? सो हम इसको आगे रीड करते हैं। प्रोवाइडेड दैट व्हेन एनी फैक्ट इज डिपोज्ड टू बी टू एज discovered in consequences of the information received from a person accused of any offense in the custody of the police officer। तो इट मीन्स कि वो पर्सन पुलिस ऑफिसर की कस्टडी में हो। यहाँ पे क्यों लिखा गया, इन कस्टडी वर्ड क्यों लिखा गया? बिकॉज बिकॉज टू एनकरेज द पर्सन कि जो हमारी पब्लिक है, कि वो तो पुलिस ऑफिसर की कस्टडी में नहीं है, तो इट मीन्स कि उनको एनकरेज किया जाए कि आप इंफॉर्मेशन बताओ, कि वो अगर उनको पता लगता है कि किसी भी कोई भी इंफॉर्मेशन है जो हमारी जो किसी डिस्कवरी ऑफ फैक्ट को लेके जाती है, तो उनको इनकरेज करने के लिए इट इज अ रैशनल क्लासिफिकेशन कि वहां पे वर्ड इन कस्टडी लिखा है, राइट? सो इट इज स्टेटेड इन द केस लॉ ऑफ स्टेट ऑफ यूपी, स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस द्योमैन उपाध्याय। इट इज a लैंडमार्क केस लॉ, राइट? 1960 सुप्रीम कोर्ट। मैं आपको कुछ ज्यादा केस लॉज वगैरह नहीं करवाऊंगा, जो सिर्फ इंपॉर्टेंट केस लॉज हैं मैं आपको सिर्फ वही करवाऊंगा। बिकॉज ज्यादा एक होगी इसके ऊपर, कम से कम आपके पास 50, मेरे पास 50 केस लॉज हैं, तो आप उसको सभी को याद करोगे या सभी को कि आप फैक्ट को आप देखोगे, तो उससे आपको कंफ्यूजन ही होगी। तो मैं आपको कंसाइज करके, ठीक है, थोड़ा सा उसको क्रिस्प करके, जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है या आपकी प्रैक्टिस के लिए इम्पोर्टेंट है, तो मैं आपको वही मटेरियल आपको मैं बताऊंगा, राइट? तो इसमें बताया गया था द क्लासिफिकेशन बिटवीन इन कस्टडी एंड नॉट इन कस्टडी, the classification between in custody and not in custody is reasonable, is reasonable. The reason is to encourage the people, the reason is to encourage the people not in custody, not in custody, to give information about crimes, to give information about crimes, so that the information so that the information can be used to so that the information can be used to collect evidences collect evidences against others who are in custody, who are in custody. Hence, the classification is reasonable and constitutional, right? अगर हम इसको इस वे में देखें तो इसका मतलब ये हो गया, बट अगर पर्सन कोई एफआईआर नहीं हुई, ठीक है, तो वहां पे हम उसको डीम्ड इन कस्टडी मान लेंगे, राइट? तो ऑल्सो इन द केस ऑफ मोहम्मद इंतोला, मोहम्मद इनायतुल्लाह वर्सेस स्टेट ऑफ
महाराष्ट्र, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, 1976 सुप्रीम कोर्ट। इन्होंने बताया था कि जो हमारा ये प्रोवाइजो है, इट इज एन एक्सेप्शन टू द सेक्शन 23 टूज प्रोवाइजो is exception to section 23 subsection 1 and subsection 2, right? इसमें बताया गया था कि सेक्शन 27 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट इज एक्सेप्शन टू सेक्शन 25 एंड 26, राइट? सो एक लैंडमार्क हमारे पास एक केस लॉ है जिसने सेक्शन सेक्शन 27 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, जो भी ये प्रोवाइजो है, इसको अच्छे से एक्सप्लेन करवाया था एग्जांपल्स देके, विच इज अ केस लॉ ऑफ पुल्लुकुरी। जब भी आप इस प्रोवाइजो की बात करोगे तो आपको इस केस लॉ का आपको जिक्र करना ही करना है, कोटाया, बिकॉज ये अर्ली एक जजमेंट थी जिन्होंने अच्छे से समझाया था हमें, ठीक है जी। किंग एम्परर 1947 प्रीवी काउंसिल, राइट? इन्होंने इन्होंने बताया था, इन्होंने ना हमें दो इलुस्ट्रेशन दी थी। जो एक पहली इलुस्ट्रेशन है, ठीक है, इन्होंने चीज बताई थी कि ए पर्सन कहता है कि जो डैगर है, जो एक जिससे मैंने पर्सन को मारा, ठीक है, डैट डैगर इज, वो मैंने अपने नेबर के वहां छिपाया है, ठीक है। वो एक पर्सन कहता है कि जिससे मैंने, फॉर एग्जांपल ए पर्सन कहता है कि मैंने जो डैगर है या एक कोई एक नाइफ है, उसको मैंने अपने नेबर के वहां छिपाया है, ठीक है, उसके नेबर के घर के नीचे छिपा है, उसको मैं आपको जाके आपको मैं वो ढूंढवा सकता हूँ। सो क्या इसके ऊपर हमारा प्रोवाइजो एप्लीकेबल होगा? बिकॉज बिल्कुल होगा। क्यों होगा? बिकॉज इट लीड्स टू डिस्कवरी ऑफ फैक्ट। एक तो वो चीज रिकवरी होगी, वो रिकवरी उस पर्सन से जुड़ गई, तो वो एक क्या होगी? डिस्कवरी ऑफ फैक्ट। हमने फैक्ट की डेफिनेशन में किया था ना कि एक स्टेट ऑफ माइंड उसको पता होना चाहिए, है ना? तो वही हो गया कि डिस्कवरी की हमारे पास, डिस्कवरी किस चीज की हुई? एक फैक्ट की। वो क्या फैक्ट है? कि उसी पर्सन को नॉलेज है कि वो वेपन कहाँ है, ठीक है जी। सेकंड एग्जांपल में ये कह रहे हैं कि ए पर्सन कहता है कि मेरे को पता है कि जिससे मर्डर हुआ था, वो नाइफ या डैगर, वो एक सीक्रेट प्लेस पे है, ठीक है। अब मैं आपको वो चीज दिखा सकता हूँ, ठीक है। तो क्या सिर्फ ये स्टेटमेंट हम इसके ऊपर प्रोविजो एप्लीकेबल होगा? इसके ऊपर एप्लीकेबल बिल्कुल नहीं होगा, राइट? बिकॉज इससे क्यों नहीं होगा? बिकॉज टिल ही इज टेकन टू सच प्लेस एंड ही गिव्स इंफॉर्मेशन टू प्लेस, या वो हमें उस जगह लेके जाए, या हमें यहीं पे बताए कि वो जगह कि उसने नाइफ या डैगर को कहाँ छिपाया है, राइट? देन ओनली प्रोवाइजो विल अप्लाई। दिस मेयर स्टेटमेंट इज नो इंफॉर्मेशन। जो इसने ये स्टेटमेंट दी है, दिस मेयर स्टेटमेंट इज नॉट इंफॉर्मेशन विच इन विच लीड्स टू डिस्कवरी ऑफ अ फैक्ट, राइट? तो जो ये स्टेटमेंट है, क्या वो किसी और सेक्शन में रेलिवेंट हो सकती है? बिल्कुल। सेक्शन 6 फॉर कंडक्ट, BSA फॉर कंडक्ट, राइट? सो आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। इसको आगे हम रीड करते हैं। Information received from a person accused of any offense in the custody of the police officer. So much of such information, whether it amounts to confession or not. इसको आप अंडरलाइन करके इसको इसके ऊपर आप प्री आप लिख सकते हो, बिकॉज आपको प्री में ये वाला क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा जो हमारी बेयर लैंग्वेज है, कई बार इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि वेदर इट अमाउंट्स टू कन्फेशन और नॉट। चाहे मैं ये नहीं, अगर मैं ये कह रहा हूँ कि जिससे मैंने मर्डर किया था वो
वेपन वहां छुपा है, तो इट इज अ कन्फेशनल स्टेटमेंट। या जहाँ पे मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जिससे मैंने या मैं ये कह रहा हूँ कि एक जो एक नाइफ है वो वहां पड़ा है, ठीक है जी, वहां पड़ा है, वहां पे इसमें मैं अपना मर्डर को कबूल नहीं कर रहा। जहाँ पे मैं ये कह रहा हूँ, द नाइफ with which I killed B is hid beneath the tree। तो जो ये स्टेटमेंट है, इट इज हिट बाय सेक्शन 23 सबसेक्शन 1 and 2, है ना। पर जो हमारा ये है, इट इज रेलिवेंट, इट इज नॉट एडमिसिबल, इट इज रेलिवेंट एंड एडमिसिबल, राइट। so it is uh, covered under section 23 subsection 2 a proviso, so it is admissible in evidence act, right। अगर हम इसकी अभी इंटरलिंकिंग करें, अगर हम इसकी इंटरलिंकिंग करें, सेक्शन हमारा 181 ऑफ बीएनएस ये कहता है कि जब भी कोई ऑफेंस हो गया, जब पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन करती है, कोई भी स्टेटमेंट्स जो अपने विटनेसेस से, ठीक है, इट इज आल्सो इंक्लूड द एक्यूज्ड पर्सन, राइट। जब भी कोई पुलिस अपनी ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन कोई स्टेटमेंट्स वगैरह कवर करते हैं, नोट डाउन करती हैं, तो जो वो स्टेटमेंट्स हैं दैट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर कोरोबोरेशन पर्पस, फॉर द पर्पसेस ऑफ कोरोबोरेशन, राइट। तो कोई भी स्टेटमेंट्स जो पुलिस ऑफिसर ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन अंडर सेक्शन 181, सेक्शन 180 करता है, सेक्शन 180 ऑफ द बीएनएस जो वो स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करता है, ठीक है, दैट स्टेटमेंट्स वुड नॉट बी यूज्ड फॉर द पर्पसेस ऑफ कोरोबोरेशन। ये में कौन बताता है, सेक्शन 181 ऑफ द बीएनएसएस, राइट। इसका एक एक्सेप्शन है, जो कहते हैं कि जो आपके पास सेक्शन 23 सबसेक्शन 2 का जो एक प्रोविजो है, जिसके अंदर जो आपने डिस्कवरी करवाई है उस स्टेटमेंट से, क्योंकि पुलिस वो ये वाली स्टेटमेंट भी ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन ही लेती है कि हाँ जी नाइफ कहाँ पड़ा है, ठीक है, तो वो इसी के दौरान ही पता लगता है उसको। तो बट इसको एक्सेप्शन है, सो इट मींस such information, such statement that is given to the police officer can be used for the corroboration purposes। इसके अलावा जो स्टेटमेंट, दूसरी स्टेटमेंट्स हैं that cannot be used for the purposes of corroboration, right। सो आपको इसको इंटरलिंक करना है, आप इसके साथ सेक्शन 181 बीएनएसएस आप लिख सकते हो, राइट। सो अब ये मत करते हैं प्लेस ऑफ हाइडिंग की। मैंने आपको बताया था कि जहां भी हमने कोई चीज छिपानी है, या सिर्फ वो चीज सिर्फ मेरे को पता होना चाहिए कि वो चाकू, वो नाइफ, या मेरे जो कपड़े हैं, है ना, जिनके ऊपर खून के धब्बे लगे हुए हैं, जो भी चीजें हैं, ठीक है, इसमें सिर्फ वेपन इंक्लूड नहीं होंगे, हर एक चीज क्लियर कवर होगी कि कोई भी ऐसी चीज है, या फॉर एग्जांपल जो मैंने चोरी की थी, चोरी करने वाले जो मेरे पैसे थे, या कुछ कोई टीवी था, या कोई गोल्ड था, वो मैंने कहाँ छिपाया है, ठीक है। तो ऐसी एग्जांपल्स आप ले सकते हो कि उसकी इंफॉर्मेशन कि वो कहाँ है, प्लेस ऑफ हाइडिंग, वो सिर्फ मेरे को पता होनी चाहिए। सो इट मीन्स इट इज it must be, such information must be exclusive। In the recent case law of Ravi Shankar Tandon versus State of Chhattisgarh, it is the latest case law of 2024 Supreme Court, right। सो अभी हम बात करते हैं कि जनरली क्या होता है, पुलिस ऑफिसर्स क्या गलती करते हैं, अगर हम प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ बात की बात करें, कि जब भी पुलिस रिकवरी करती है, तो क्या प्रोसीजर क्या होता है। फॉर इंस्टांस कि पुलिस ने कोई
गन को या किसी नाइफ को। सो बैड ड्राइंग के लिए आप मुझे माफ कर सकते हैं, राइट। किसी नाइफ को उन्होंने एक पेड़ के नीचे से रिकवर किया। तो अभी हमारे पास सेक्शन 105 ऑफ द BNSS आ गया। वो कहते हैं भी जब भी आपने सर्च एंड सीजर करना है, तब आपको ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग आपको करनी ही करनी है, राइट। तो एक तो वो प्रोसीजर है कि आपको ऑडियो वीडियो से उसको सर्च एंड सीज करना है। एंड वहां पे वर्ड क्या है? शेल वर्ड है। मैंने आपको बताया था एक ई दिशा, ई साक्ष्य ऐप है, एक ई साक्ष्य, एक ई साक्ष्य ऐप है। ये मैं आपको जब सेक्शन 105 हम करेंगे BNSS का, तब आपको मैं एक और फिर से भी बताऊंगा। जो ई साक्ष्य ऐप है, इसके अंदर क्या है कि जब भी पुलिस ऑफिसर कोई सर्च एंड सीज कुछ करता है, तो उसको एक अपने फोन के अंदर ऑडियो वीडियो एक रिकॉर्डिंग करने के बाद उसको इस ऐप के ऊपर अपलोड कर देनी है। जो ये ऐप है, ये ऐप एक सेंटर है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये ऐप बनाई है, और ये सभी ऑल स्टेट्स की जो एक पुलिस है, उनको ये अवेलेबल करवाई है कि आपको इसके अंदर ऑडियो वीडियो भेज के आपको वीडियो को इसके ऊपर अपलोड कर देना है। जब अपलोड कर दी, अपलोड करने के बाद यहाँ पे टाइम आ जाता है कि आपने कितने बजे इसको अपलोड किया, और कि इसको अपने कब वो मतलब वीडियो बनाई, राइट। तो इससे क्या होगा कि टेम्परिंग के चांसेस कम हो जाएंगे, राइट। बट अभी दिक्कत क्या आ रही है कि इन्होंने ऐप तो बना दी, बट ये इतनी बिजी चल रही है कि अपलोड ही नहीं हो रहा, वीडियो अपलोड ही नहीं हो रहा। सो ये थोड़े से ड्रॉबैक्स हैं कि आपने एक सेंटर की एक ऐप तो बना दी, बट उसको इतना डेवलप, इतने अच्छे उसको कनेक्टिविटी नहीं दी कि अभी पुलिस ऑफिसर उसको स्मूथली कर पाए, राइट। तो वापस आते हैं कि जब भी पुलिस ऑफिसर ने एक रिकवरी कर ली किसी एक वेपन की, उसको एक सीज करेगा, उसको एक किसी पेपर में या किसी पॉलीथीन में उसको सीज करने के बाद एक उसके ऊपर एक स्टैंप लगा देगा। और वो स्टैंप कब खुलती है? ओनली बिफोर द कोर्ट। जब उस जब उस आईओ की, जब वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का हम चीफ करवाएंगे, जब हम उसका एविडेंस हम रिकॉर्ड करवाएंगे कोर्ट में, जब उसकी हम टेस्टिमनी रिकॉर्ड करवाएंगे, तभी कोर्ट के सामने उसको खोला जाएगा। अगर वो सील पहले से ही टूटी हुई है, सो इट मीन्स कि वहां पर टेम्परिंग हुई है, राइट। सो इन द केस ऑफ बब्बू दास वर्सेस स्टेट ऑफ MP, बब्बू दास वर्सेस स्टेट ऑफ MP, इसमें क्या हुआ था? 2003 सुप्रीम कोर्ट, इसमें क्या था कि पुलिस ऑफिसर ने कोई वेपन रिकवर कर लिया, ठीक है। जब रिकवर करते हैं तो एक हम एक सीजर एक मेमो बनाते हैं, जिसके अंदर हम सब कुछ लिखते हैं। एक यहाँ पे एक खाने बने होते हैं कि आपने इसको अपने कहाँ से खरीदा, मतलब इसको अपने कहाँ से इसको सीज किया, या आपको कहाँ पे मिला, उस पे एक नक्शा, मौका नक्शा बनता है, ठीक है। उस जहाँ पे मिला उसको एक नक्शा बनता है, ठीक है, मैप वगैरह, ठीक है। वहाँ पे एक सील लगती है पुलिस ऑफिसर की, कोई गवाह होता है उसके साइन होते हैं, ठीक है जी। तो ये सब कुछ होता है। तो यहाँ पे डेट लिखी हुई थी फॉर इंस्टांस कि 1 फरवरी, यहाँ पे इन्होंने लिख दिया भी हमने 1 फरवरी 2025 को रिकवर किया। जब जिस न्यूज़पेपर में इसको जब जिस न्यूज़पेपर में इसको कवर किया नाइफ को, वो न्यूज़पेपर था 5 फरवरी का। सो इट मीन्स कि पुलिस ने सीजर मेमो बैकडेट में बना दिया, राइट। या ये क्या चीज है कि ये जो सीजर है ये एक रोंग है, वैसे ही इन्होंने बना दिया, राइट। सो एडवोकेट को बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है भी, जब भी सील वगैरह या किसी ऐसा कोई वेपन का जब जो सीजर होता है उसको जब ओपन करते हैं, तो एडवोकेट को हर एंगल से उसको देखना चाहिए कि
क्या वो सील टूटी हुई है या वो सील ठीक है, राइट। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीजें होती हैं जब आपको क्रॉस एग्जामिन करना है, राइट। या किसी भी जज को, बीइंग अ जज, आपको ये देखना पड़ेगा ना कि, क्योंकि वो आपकी सामने खोलेगा, तो आपको देखना पड़ेगा कि क्या टेम्परिंग हुई है नहीं हुई। सिर्फ इसी बेसिस पे लॉट ऑफ केसेस हैं कि जहाँ पे एक्यूज पर्सन को एक्विटल हुआ है, बिकॉज पुलिस ने टेम्परिंग की होती है, राइट। तो इसके आगे हम मूव करते हैं, सेक्शन 24 ऑफ द भारतीय साक्ष्य अधिनियम, विच डील्स विद द जॉइंट ट्रायल। हम इसकी हेडिंग रीड करते हैं। कंसिडरेशन ऑफ प्रूव्ड कन्फेशन अफेक्टिंग persons मेकिंग इट एंड अदर्स jointly अंडर ट्रायल फॉर सेम ऑफेंस। इसका क्या मतलब हो गया कि जनरल रूल हमारा क्या कहता है कि किसी ए, बी, सी, इन तीन लोगों ने मिलकर कुछ ऑफेंस किया, तो हमारा जनरल रूल क्या कहता है कि जिस पर्सन ने, कोई पर्सन कन्फेशन दे रहा है, फॉर इंस्टांस ए पर्सन कन्फेशन दे रहा है, तो उस पर्सन की कन्फेशन सिर्फ उसी की अगेंस्ट यूज होगी। एज ए जनरल रूल क्या है कि जो पर्सन अपनी कन्फेशन दे रहा है, उस पर्सन की कन्फेशन सिर्फ उसी के अगेंस्ट यूज होगी, नॉट अगेंस्ट द बी एंड सी, राइट। इट इज अ जनरल रूल, बट सेक्शन 30 डील्स विद, सेक्शन 30 इज एन एक्सेप्शन। क्या हमने ऐसी एक्सेप्शन कुछ पहले भी की थी कि एक पर्सन की स्टेटमेंट दूसरे के अगेंस्ट यूज हो सके? सेक्शन 8 विच टॉक्स अबाउट द कॉन्स्पिरेसी के बारे में, राइट। सेक्शन 8 ऑफ द बीएसए। अभी हम बात करते हैं सेक्शन 24, है ना। सेक्शन 24 में ये कहते हैं कि इट इज द एक्सेप्शन। एक्सेप्शन क्यों है? बिकॉज इट इज बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ नेसेसिटी। आप ए पर्सन की एक ए पर्सन कहता है कि हाँ जी हमने रोबरी की थी, रोबरी करते समय मैं था, मेरे साथ बी था और मेरे साथ सी था। क्या सिर्फ इसी बेसिस पे आप बी और सी को आप कन्विक्ट आप कर सकते हो, उनको आप सजा दे सकते हो कि ए ने कह दिया था? तो जनरल रूल हमारा कहता है भी आप ऐसे नहीं कर सकते, ठीक है। तो सेक्शन 24 कहता है कि आप कर सकते हो। कब कर सकते हो? कि जब आप इसको, जो हम बता रहे हैं, अगर आप इसको कंप्लाई करोगे। अभी आप, हम अगर हम बीइंग अ एडवोकेट और बीइंग अ जज, हम वैसे सोचें कि ऐसा क्यों होना चाहिए और कब होना चाहिए। जब, अगर मैं कह रहा हूँ कि मैंने और मेरे साथ वाले बी और सी ने, हमने चोरी की थी, ठीक है, तो बी और सी कहेंगे "ये हमने, ये सब झूठ बोल रहा है ना"। वो क्या कहेंगे आप इसको हमारे सामने करो। इट मीन्स कि वो इसका, वो मेरा क्रॉस एग्जामिन करेंगे भी, तू कह रहे तो बताइयो भी, हम कितने बजे मिले थे, हम कितने बजे मिले थे, बताना मेरे को आप, ठीक है। और आप, क्योंकि अगर अगर वो ऐसा करेगा तो इसको बी और सी कह सकते हैं भी उस समय तो हम वहां पे थे ही नहीं, इसका मतलब ये झूठ बोल रहा है। बट अगर वो क्रॉस एग्जामिन करने के बाद अगर ये ठीक लगता है, अगर इसको वो तोड़ नहीं पाते, तो इट मीन्स कि ये सच बोल रहा है, तो हम इसकी यूज कर सकते हैं। सो सेक्शन 24 की दो पॉइंट्स एसेंशियल हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है? एक तो होना चाहिए आपका जॉइंट ट्रायल, और एक होना चाहिए आपका, एक उस, जो अदर को एक्यूज्ड हैं उनको क्रॉस एग्जामिन का राइट, ठीक है जी। अभी हम इसको रीड करते हैं। व्हेन मोर पर्सन देन वन आर बीइंग ट्राइड जॉइंटली फॉर द फॉर द सेम ऑफेंस, राइट। When more persons than one are being tried jointly for the same offense and a confession by one of such persons affecting himself, it means जो एक ही कन्फेशन होगी वो ऐसी नहीं होनी चाहिए कि सर रोबरी तो बी और सी ने की थी, नहीं। वो अपने, वो खुद को भी इम्प्लीकेट करे। इट मीन्स कि सर चोरी मैंने भी की थी, मेरे साथ बी और सी भी थे। हम रीड करते हैं।
confession made by one of such persons affecting himself and को आप अंडरलाइन कर सकते हो, एंड सम अदर ऑफ सच पर्संस इज प्रूव्ड। ये आपको ना प्री में भी पूछ लेते हैं, उसको आप प्री आप ऊपर उसके लिख सकते हो। जब भी आप प्री के लिए आप अपना बेरा क्लिक करोगे तो आपको पता होगा अभी कौन कौन से और कैसे कैसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स में आ सकते हैं। affecting himself and some other of such person is approved, the court may take into consideration such confession as against some such other person as well as the as well as against the person who makes such confession। It means कि जहाँ पे जॉइंट ट्रायल हो रहा है और जहाँ पे दूसरे पर्सन को क्रॉस एग्जामिनेशन, जॉइंट ट्रायल मीन्स सेम ऑफेंस के बारे में, सेम ऑफेंस के लिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक ए ऐसे कह रहा है कि सर मैंने तो सिर्फ गेट खोला था, ठीक है, मैंने तो सिर्फ उनको हेल्प की थी कि मैंने मैंने उनके लिए गेट खोल दिया था कि पर्सन अंदर जा सके, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो खुद को और बी और सी को इक्वली इम्प्लीकेट करे, राइट। सो ये था हमारा सेक्शन 24 के बारे में। अगर हम बात करें कि क्या जो उसकी कन्फेशन है उसकी क्या वैल्यू होगी, उसकी क्या एविडेंशियरी वैल्यू होगी, अगर हम बात करें तो हमारे पास सेक्शन 100 138 जहाँ पे बात करते हैं एनकम्प्लिस की, इसमें एक चेंज आया है, ठीक है। इसमें पहले क्या था कि आपको कोरोबोरेशन करवाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जहाँ पे आपको लगता है भी एनकम्प्लिस, एनकम्प्लिस मीन्स को एक्यूज्ड ही, ठीक है। एनकम्प्लिस का मतलब होता है को एक्यूज्ड ही, मतलब होता है, ये मैं आपको आने वाले लेक्चर में बताऊंगा, ठीक है। तो आप इसको मोटा मोटा आप समझ लीजिए कि अगर कोई को एक्यूज्ड आपके साथ वाले के अगेंस्ट कोई एविडेंसेस दे रहा है या उसके अगेंस्ट कन्फेशन दे रहा है, तो अभी हमारा लॉ क्या है कि आपको उसकी, तो उसकी जो कन्फेशन है वो सब्सटेंटिव वैल्यू की वो नहीं होगी। इट मीन्स कि आप सिर्फ इसी के बेसिस पे को बी और सी को कन्विक्ट आप नहीं कर सकते, आपको क्या लेना है, कोरोबोरेटिंग एविडेंसेस को लेना है, कि आपको दूसरे इंडिपेंडेंट सपोर्टिंग एविडेंसेस को लेना है टू प्रूव इट्स कन्फेशन कि वो सही बोल रहा है, राइट। तो पहले क्या था कि आपको कोई जरूरत नहीं थी, राइट, वहां पे एक वर्ड था नीड नॉट टू बी कोरोबोरेशन की, वहां पे कोई जरूरत नहीं थी, ठीक है। एक और चीज हमारे पास सेक्शन 119 इलुस्ट्रेशन बी, इलुस्ट्रेशन बी ऑफ द बीएसए, राइट। इलुस्ट्रेशन बी जो क्या बात करते हैं, सेम बात करते हैं जो अभी 138 बात करता है कि आपको, अगर हम इसको रीड ही कर लें सेक्शन, पहले आप सेक्शन 138 ओपन करें। हाँ जी, एन accomplice shall be a competent witness against the accused person and a conviction is not illegal if it proceeds upon the corroborated testimony of the accomplice, ठीक है जी। इसके साथ आप अब पढ़े सेक्शन 119, 119 illustration B, an accomplice is unworthy of credit unless he is corroborated in material particulars, right। तो अभी आपको पता लग गया अभी इसकी एविडेंशियरी वैल्यू क्या होगी। इसके बाद हम बात करते हैं एक्सप्लेनेशन 1। ऑफेंस एज यूज्ड इन दिस सेक्शन इंक्लूड द अबैटमेंट अटेम्प्ट टू कमिट द ऑफेंस, राइट। तो ऑफेंस का मीन्स क्या है कि चाहे आपने कोई आप एज अबैटर थे तो फिर भी आप सेम ऑफेंस के अंडर आप आओगे। इट डज नॉट मीन कि आपने वो ऑफेंस नहीं किया है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन 2, ये चीज न्यूली ऐड की गई है अभी बीएसए में, ये चीज पहले नहीं थी। इसको आप रीड करोगे सेक्शन 356 ऑफ द BNSS, राइट। पहले हम इसके बारे में बात करते हैं। एक्सप्लेनेशन 2 बात करता है अ ट्रायल ऑफ मोर पर्सन देन वन हेल्ड इन द एब्सेंस ऑफ द एक्यूज्ड पर्सन,
फॉर इंस्टांस ए, बी, सी, डी, चार एक्यूज पर्सन थे। डी भागा हुआ था, भगौड़ा हो गया। ठीक है। ए ए ने ए ने कुछ ऐसी स्टेटमेंट दे दी। ए ने कोई ऐसी स्टेटमेंट दे दी जो डी के अगेंस्ट थी। एक उसने कुछ अगर फैशन दे दी भी, हाँ जी हमने किया था, मेरे साथ ए और बी, ए ने कहा मेरे साथ बी, सी, डी भी थे। डी भी भागा हुआ है। बी और सी के पास तो क्रॉस एग्जामिन करने का राइट है, वो तो उसको कर लेंगे। डी कहाँ से करेगा, ये तो भी भागा हुआ है। तो कोर्ट कहता है भी इसमें गलती किसकी है, डी की। क्यों भागा जी? अब पढ़ते हैं। भागा हुआ क्या मतलब है कि इवन आफ्टर, पहले समन्स जाते हैं जर्नली, फिर वारंट जाता है। ठीक है। फिर क्या होता है, एक प्रोक्लेमेशन इशू होती है कि एक कोर्ट के बाहर या जहाँ पे वो रहता है, एक वहाँ पे पोस्टर्स वगैरह लगा देते हैं कि इस पर्सन को, इस उसके घर के बाहर लगा देते हैं कि आपको कोर्ट में आना है, नहीं तो अगर आप नहीं आए तो आपकी प्रॉपर्टी अटैच कर दी जाएगी। ठीक है जी। हम बात करते हैं। A trial of more persons than one held in the absence of the accused who has absconded or who fails to comply with a proclamation issued under Section 84 of the BNSS shall be deemed to be a joint trial for the purpose of this section। इसमें दो चीजें यूज है। एक तो पर्सन यूज है absconded, एक ही यूज है प्रोक्लेम, फेल्स टू कंप्लाई द प्रोक्लामेशन ऑफ सेक्शन 84। ठीक है जी। सो अगर आप सेक्शन 84 में देखोगे, 84 में बात करते हैं कि एक इसमें एक वो भी चीज, एक होता है प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर। इसमें 84 में बताया गया कि ऐसे ऑफेंसेस जिसकी सजा 10 साल से ज्यादा है और उसमें वो भागा हुआ है, वो क्या हो जाएगा, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर। ठीक है। तो अगर वो भागा हुआ है तो इट इज डीम्ड, तो ये हमें कोर्ट लॉ बता रहा है कि इट इज डीम्ड जॉइंट ट्रायल। डीम्ड जॉइंट ट्रायल का क्या मतलब होता है? डीम्ड जहां भी वर्ड यूज हो जाए, इट मींस कि चाहे उसके जॉइंट ट्रायल के एजेंशियल्स पूरे नहीं हो रहे। जॉइंट ट्रायल कब होगा, कि जब डी भी होगा, डी का भी ट्रायल साथ चलेगा। तो डीम का मीन्स की है कि लॉ आपको आदेश दे रहा है। इट मींस हम करते हैं ना डूरा सेट, डूरा लेक्स सेट लेक्स, कि इवन इफ द लो लो इज क्रूअल। ठीक है। लो क्या क्रूअल है, बट आपको उसको मानना पड़ेगा। सो इट मीन्स कि उसको भी आपको जॉइंट ट्रायल उसको मानना पड़ेगा। तो जब ए ने कन्विक्शन दे दी तो ए ने कुछ कन्फेशन दे दिया और बी इवन वहां पे मौजूद नहीं है टू क्रॉस एग्जामिन, स्टिल जजमेंट पास हो सकती है। ये इसका प्रोसीजर कहाँ दिया गया है, सेक्शन 356 ऑफ BNSS। यहाँ आपको कंप्लीट प्रोसीजर बताया गया है। ये भी एक न्यूली एडेड सेक्शन है BNSS में, जहाँ आपको कुछ प्रोसीजर बताया गया कि आपको पहले 90 दिन का आपको गैप देना है। फिर आपको दो कंसेक्यूटिव आपको पीरियड्स में 30-30 के आपको न्यूज़पेपर में इशू करवाना है। ठीक है। तो एक कंप्लीट प्रोसीजर है। जब हम BNSS की बात करेंगे तब हम इसको थोरोली पढ़ेंगे। राइट। सो ये था हमारा कंप्लीट लॉ ऑन द कन्फेशन। सो अगर मैं इसको सम अप करूं, ये सेक्शन 22 से लेके 24 तक है। सेक्शन 22 में हमें क्या बताया कि कौन सी कन्फेशन रेलिवेंट होगी। सेक्शन 22, 23 एंड 24, कि कौन सी स्टेटमेंट रेलिवेंट होगी, है ना, और कौन सी रेलिवेंट नहीं होगी। जो वॉलंटरली होगी वो रेलिवेंट होगी, जो नहीं होगी वो नहीं होगी। ठीक है। सेक्शन 23 क्या बताता है कि आप अगर आपको किसको देनी है, अगर आपको आपने पुलिस ऑफिसर को दी फिर वो एडमिसिबल नहीं होगी। जहां आप किसी मैजिस्ट्रेट को दे रहे हो वहां पे एडमिसिबल होगी। ठीक है। बट एक इसकी एक्सेप्शन थी कि अगर आप पुलिस ऑफिसर को ऐसी स्टेटमेंट दे रहे हो जिससे डिस्कवरी ऑफ फैक्ट हो रहा है, ठीक है, तो वो स्टेटमेंट क्या होगी,
एडमिसिबल होगी, राइट। और सेक्शन 24 किसकी के बारे में बात करता है कि जॉइंट ट्रायल। एज ए जनरल रूल क्या है कि एक पर्सन की कन्फेशन दूसरे पर्सन के अगेंस्ट यूज नहीं हो सकती, राइट। तो अगर कोई कन्फेशन, अगर कोई एक एक पर्सन कन्फेशन दे रहा है किसी दूसरे पर्सन के अगेंस्ट, तो वो कन्फेशन उसके खिलाफ यूज हो सकती है। तो ये हमें कौन बताता है? सेक्शन 24 बताता है, राइट। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो आज के लिए हम इतने ही रखते हैं, कल हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन 26 ऑनवर्ड्स। हमारा सेक्शन 25 हो गया था, जो बताता है कि जो एडमिशंस हैं डेट आर नॉट कंक्लूसिव, विच मीन्स कि जो कन्फेशंस भी दे रहे हैं, दैट आर आल्सो एडमिशंस दैट आर आल्सो नॉट कंक्लूसिव इन नेचर, राइट, बट दे एक्ट एज एस्टोपर। ये क्वेश्चन आपके लिए प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, और ऑल्सो फॉर द पर्पज ऑफ इंटरव्यू। तो आप इस सेक्शन को, सेक्शन नंबर को भी याद कर लें, और जो इसमें लिखा है कि नॉट कंक्लूसिव बट एस्टोपर। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। आज के लिए हम इतने ही रखते हैं।